नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर आम लोगों के बीच नजर आए। दिल्ली के टोडरमल पार्क और बंगाली मार्केट इलाके में राहुल गांधी ने ऑटो चालकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान राहुल गांधी ऑटो ड्राइवरों के बीच बैठे, उनसे बातचीत की और रोजगार, कमाई, बढ़ती महंगाई और परिवहन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान कई ऑटो चालकों ने अपनी आर्थिक परेशानियों, बढ़ते खर्च और घटती आमदनी को लेकर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि मेहनतकश लोगों की आवाज़ को राजनीति और सरकार तक पहुंचाना जरूरी है। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस इसे आम लोगों से जुड़ाव और जमीनी संवाद का हिस्सा बता रही है, जबकि राजनीतिक गलियारों में भी इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राहुल गांधी इससे पहले भी टैक्सी चालकों, डिलीवरी कर्मियों, ट्रक ड्राइवरों और मजदूरों के बीच जाकर बातचीत करते रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में परिवहन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और ऑटो टैक्सी चालकों की आर्थिक चुनौतियों को लेकर बहस तेज रही है। ऐसे में राहुल गांधी की ये मुलाकात राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बीच राहुल गांधी ऑटो चालकों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए भी दिखाई दिए। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राहुल गांधी ऑटो चालकों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनके साथ बैठकर जमीन पर खाना खाते हुए नजर आए और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। एक तरफ कांग्रेस इसे संवाद का एक माध्यम बता रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में हलचल भी बढ़ गई है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है राहुल की वर्क स्टाइल में और फितरत में ये शुमार हो चुका है। वो कोई वर्ग, चाहे चाय बेचने वाले हों या फिर चाय के बागान हो, मछुआरे हों या फिर कोई वर्ग का, जो बहुत निचले वर्ग के होते हैं, उनके साथ में उनकी एक्टिविटी बनी रहती है। और जब भी आपने देखा होगा, कभी अगर दिल्ली से गुजरते हैं नेहरू नगर से, तो वहां पे पता चला जो मोबाइल वगैरह बनाने वाले होते हैं उनके बीच में बैठ जाते हैं, कुलियों के बीच में बैठ जाते हैं। ये उनका वर्क स्टाइल है और इसको आप चुनाव से इस समय भी नहीं जोड़ सकते। भाई, इस समय तो कोई चुनाव भी नहीं है, चुनावों को रिझा रहे हों। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल गलियारों में ये चर्चा जरूर हो जाती है कि भैया एक वर्ग है, उसको राहुल गांधी जब जा रहे हैं, उनकी आमदनी उनके सामने जाके उनको खुश कर देती है, फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर भारतीय जनता पार्टी कोई तोड़ और निकालती है कि कम से कम ये जो हमें टेंट मारा है इन्होंने, तो इसको भी कैसा पूरा करा जाए। और सबसे बड़ी बात ये है साहिल जी, आप ये देखो, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या बड़ा नेता जब विपक्ष में होता है तो उनको ये सब चीजें करते हुए बड़ा मजा आता है। अब जब वो सत्ता में आ जाता है तो उनसे सब चीजें दूर हो जाती हैं। तो ये चीजें भी हमको भूलनी नहीं चाहिए। उस समय क्यों नहीं करते? उस समय कहा जाता है भैया आप सरकार में हो, बड़े ओहदे पे हो और आपके आगे पीछे प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत आपको पुलिस, पीजी वगैरह आपको ऐसा नहीं करने देती है। लेकिन मुझे लगता है आदमी हर जगह स्वतंत्र होता है, अगर उनको मन हो करने के लिए सब चीजें कर ली जाती हैं। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी की छवि से अगर जोड़ के देखें, इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, उनसे लेके अब तक उन चीजों को लेके वो अपनी छवि को डे बाई डे वो सुधारते जा रहे हैं। जी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और गौर करने वाली है कि भले ही इस वक्त चुनावी माहौल ना हो, लेकिन ईंधन के दामों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना ऑटो चालक लगातार करते हुए नजर आ रहे थे। हमने तस्वीरों में भी देखा कि लगातार ऑटो चालकों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सरकार को महंगाई से कोई मतलब नहीं है, ऑटो चालकों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिन रात ऑटो चलाने के बावजूद जिस तरीके से ईंधन के दामों में वृद्धि हो रही है, उससे ऑटो चालकों की आमदनी पर बेहद असर पड़ रहा है। क्योंकि किराया फिक्स है, लेकिन उसके बावजूद ईंधन के दामों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। अब ऐसे में राहुल गांधी ने जिस तरीके का ये कदम उठाया है, इसे कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, सवाल फिर साहिल वही आ जाता है कि जब चुनाव दिल्ली का हो रहा था विधानसभा का, तो उस समय गफ्फार मार्केट में जब जाते हैं, वहां के मजदूरों से मिलते हैं और रोहतक रोड स्थित जो स्टेशन है वहां पे जब जाते हैं तो कुलियों से मिल जाते हैं, नई दिल्ली के कुलियों से भी मिलते हैं, दर्जी से भी मिलते हैं। अब वो कमोबेश सब यही बात करते हैं कि सरकार से परेशान है। उस समय तो चलो रूल आम आदमी पार्टी कर रही थी, केजरीवाल साहब कर रहे थे, तो कह रहे थे उन सरकार से हमें कुछ मिल नहीं पाया जितनी की उम्मीदें थी हमें। लेकिन फिर मैंने कहा कि सवाल वही सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है, इन लोगों का फिर वोट चला कहाँ जाता है? जब ये सारे खुश हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी की नीतियों से और उनको चाहते हैं,
उनकी हुकूमत आए, कभी भी खुद प्रधानमंत्री बने, तो इस उद्देश्य से वोट भी उनको करना चाहिए। लेकिन जब वोट का पिटारा खुलता है तो उसमें इनके वोट कहीं और चले जाते हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक व्यक्ति जो इतनी बार हार गया हो, हार दर हार उनको नसीब हुई हो, बावजूद भी वो मुस्कुरा रहा है, बावजूद भी उनको पता है कि जिस सामने वाले वर्ग के पास मैं गया था, इन्होंने मुझे मीठी मीठी बातें करी और उसके बाद भी मुझे वोट नहीं करा, मैं फिर भी उनके पास जाऊंगा। तो ये मुझे लग रहा किसी भी पॉलिटिशियन के लिए एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश करती है कि एक हार ना मानने वाला जो नेता है वो फिर वही कर रहा है जो उसको जीत में तब्दील आज नहीं तो कल करनी है। बिल्कुल, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक डायलॉग था जो बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ था कि आपदा में अफसर, तो कहीं ना कहीं एक तरफ राजनीतिक गलियारों में ये भी हलचल तेज है कि राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ रहे जिसमें केंद्र सरकार बैकफुट पर आए और उस मुद्दे को भुनाया जाए। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने ये कदम यहाँ पर उठाया क्योंकि ऑटो चालक इस वक्त केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी उनके साथ बैठकर भोजन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अपने आप का जो जुड़ाव है आम जनमानस से उसे भी यहाँ पर राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आपने किया, तब भी हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के बीच वो गए और काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी भारत जोड़ो यात्रा को मिलता हुआ नजर आया था। एक बार ऐसे लगने लगा था कि कांग्रेस जो है वो वापस ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया, ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर से राहुल गांधी ऐसे आम जनमानस के बीच में मौजूद नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर इसका असर तो ज़रूर पड़ता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली आपने सही कहा। जब राहुल गांधी ऐसा करते हैं उन क्षेत्रों में और उन जगहों में जहां चुनाव होते हैं, आपको याद हो जब बिहार का चुनाव हो रहा था और मुकेश सहनी का जो क्षेत्र था और वहां पे राहुल गांधी ने नाव में चलते चलते मछुआरों के बीच में छलांग लगा दी थी जी। तो उस समय चुनावी पंडित ये कहने लगे थे कि बिहार का चुनाव यहीं से बदल गया। और मछुआरों की उस समय आपने अगर उत्साह अगर देखा हो साहिल जी तो किस कदर उत्साह था कि ऐसा लगता था कि बिहार के जितना मछुआरा वर्ग है वो सारा का सारा कांग्रेस के पक्ष में जाएगा या फिर मुकेश सहनी के या आरजेडी के पक्ष में चला जाएगा। और लेकिन जब वोटिंग होती है, जब रिजल्ट आता है, तो जहां से उन्होंने छलांग लगाई थी, जिनके पक्ष में लगाई थी, वहीं से ये चुनाव हार जाते हैं जी। अब दूसरी बात, दूर मत जाइएगा, आसनसोल का इलाका मैं आपको बता रहा हूँ जो पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पे आसपास में राहुल गांधी भी गए थे, उनकी रैलियां हुई थी और उन रैलियों में भी ये लग रहा था कि यहाँ से तो कांग्रेस की सीट निकलेगी 100%। जब ईवीएम का कार्य होता है तब वहां पे कांग्रेस चौथे पांचवें स्थान पे रहती है। अब आप इसको क्या कहोगे? तो वो चीजें समझ में नहीं आती कि समीक्षा अगर किसी नेता से जुड़ के अगर करी जाए कि नहीं यानी रमेश जी, अगर आसान शब्दों में हम बात करें तो साफ तौर पर यह है कि मौका भुनाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर होती है, लेकिन उस तरीके से उस मुद्दे को भुना नहीं पाती है कांग्रेस। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं तमाम जो हथकंडे हैं, तमाम जो प्रयास हैं, वो सब विफल साबित होते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी माहौल में। मुझे लगता है बुना भी लेती है और तंदूर में डाल के उसको पका भी लेती है। और बिल्कुल जब खाने की बात आती है ना, जब प्लेट में रख दी जाती है सब्जी, वो पता चला आग झपकते प्लेट गायब। यही कांग्रेस के साथ में हो रहा है जो आप कह रहे हो। लेकिन देखो, कुछ चुनाव ऐसे हैं, कुछ स्थितियां परिस्थितियां, कॉन्स्टिट्यूंसी हो या विधानसभा हो या फिर निकाय चुनाव हो, तो ये तो पर्सनली हम आपने भी देखा है। जब हम चुनाव कवर करते हैं, चुनावों में देखते हैं, जब हमें लगता है कि एंड तक कि यहाँ से कांग्रेस नहीं जाएगी। विधानसभा हरियाणा के चुनाव हो रहे थे, रोहतक सीट ऐसी थी और सिरसा सीट ऐसी थी जहाँ पे ये लग रहा था कि यहाँ तो बहुत बम्पर वोटिंग हुई है और यहाँ पे सरकार जो है, जो पक्ष क्या नाम वोटिंग का जो पक्ष इनके पक्ष में जाएगा कांग्रेस के। लेकिन जब निर्णय होता है, रिजल्ट आता है, आपको पता है क्या हुआ उसमें। बिल्कुल। तो ये सब चीजों को देख के लगता है कि राहुल कर रहे हैं तत्कालिक तौर पे तो बढ़िया है, लेकिन इसकी अगर कोई बहुत ज्यादा उम्मीद अगर कांग्रेस लेके चले, ये वोटों में तब्दील हो जाएगी और ये जनाधार में तब्दील हो जाएगी, वो कहना मुझे लग रहा अब थोड़ा सा बेईमानी सा होगा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ज़मीन पर बैठकर ऑटो चालकों के साथ भोजन करते हुए राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए नज़र आए, उनकी समस्याओं को सुना। ऑटो चालकों के साथ मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे और अब राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के बाद हलचलें तेज हो गई। वहीं पंजाब निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। मतगणना के दौरान सामने आए नतीजों के मुताबिक आप ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव में विपक्षी दलों को पीछे छोड़ते हुए बढ़त बनाई है। शुरुआती और घोषित नतीजों में पार्टी 480 वार्डों में से 225 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर नजर आ रही है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को भी कई इलाकों में सफलता मिली है, लेकिन मुकाबले में आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। तो राजनीतिक जानकार इन नतीजों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला परिणाम मान रहे हैं। चुनाव 102 से अधिक शहरी निकायों में हुए थे, जिनमें 7000 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। मतदान के दौरान कई जगहों पर विवाद और हिंसक घटनाएं भी सामने आई थी, लेकिन मतगणना के बाद तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई है। कांग्रेस ने कुछ क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जबकि अकाली दल भी चुनिंदा इलाकों में प्रभाव दिखाने में सफल रहा। हालांकि कुल मिलाकर नतीजों ने यह संकेत दे दिया है कि पंजाब की शहरी राजनीति में फिलहाल आपका दबदबा कायम है और विपक्ष के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है। वहीं कर्नाटक की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच एक तस्वीर ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब सिद्धारमैया के इस्तीफे और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर चल रहे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देख रहे हैं। डीके शिव कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और हाल के दिनों में दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनकी लगातार बैठकों ने इन अटकलों को और बल दिया है। खड़गे से मुलाकात के दौरान पैर छूकर आशीर्वाद लेने की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। समर्थक इसे पार्टी नेतृत्व के प्रति सम्मान बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे कर्नाटक की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने से पहले शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहा है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच ये तस्वीर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है और सबकी नजर पार्टी हाईकमान के अगले फैसले पर टिकी हुई है। वहीं हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस हादसे को लेकर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की वजह से पुल, सड़कें और सरकारी परियोजनाएं लगातार सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है, जिससे खामियाजा आम लोगों और मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस हादसे के बाद अखिलेश यादव ने सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दावों और विकास के नारों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने, साथ ही मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। हादसे के बाद अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर चल रहे चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शंकराचार्य को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई थी। ये मामला पॉक्सो कानून के तहत दर्ज केस से जुड़ा है। इसमें आशुतोष ब्रह्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शंकराचार्य को मिली राहत को जारी रखा है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते समय मामले में कई तथ्यों और परिस्थितियों पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने शिकायत दर्ज कराने में देरी, घटनाक्रम में कथित विरोधाभास और कुछ बयानों की परिस्थितियों को भी रिकॉर्ड कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज किए जाने के बाद शंकराचार्य समर्थकों में खुशी का माहौल है और इसे बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यह मामला अब भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में आ गया है और राजनीतिक व धार्मिक गलियारों में इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।
वहीं नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बड़ा दाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं और दोबारा परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, परिवहन व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर होता है और ऐसी घटनाएं बेहद गंभीर है। कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस बीच सीबीआई की जांच भी लगातार जारी है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में छात्रों और अभिभावकों के बीच भारी नाराजगी देखने को मिली। अब 21 जून को प्रस्तावित दोबारा परीक्षा और भविष्य की परीक्षा व्यवस्था को लेकर सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई है। वहीं भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान विनेश फोगाट को चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की उस याचिका पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही विनेश फोगाट और 30 और 31 मई को होने वाले एशियाई खेल चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल ट्रायल में भाग लेने से नहीं रोक रहा है और विनेश फोगाट चयन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने डोपिंग जांच और कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों को लेकर सवाल भी उठाए। इस पूरे मामले में विनेश फोगाट ने दलील दी थी कि अगर उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने से रोका जाता है तो ये उनके करियर और देश के लिए गलत संदेश होगा। वहीं हाई कोर्ट ने भी पहले कहा था कि मातृत्व अवकाश या वापसी कर रहे खिलाड़ियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की इस राहत के बाद विनेश फोगाट के एशियाई खेलों में वापसी की उम्मीदों को बड़ा बल मिला है और खेल जगत की नज़र अब उनके प्रदर्शन पर टिकी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 7 साल की सजा को निरस्त कर दिया है। यह मामला 2 अलग अलग जन्म तिथियों के आधार पर 2 पासपोर्ट बनवाने के आरोपों से जुड़ा था, जिसमें अब्दुल्ला आजम पर फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। अदालत के फैसले के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को इस मामले में राहत मिली है। हालांकि उनके खिलाफ अन्य मामलों की कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी है। इससे पहले दोनों को फर्जी दस्तावेजों और पहचान संबंधी मामलों में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अदालत के इस फैसले को समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि आजम खान और उनके परिवार से जुड़े कई मामले लंबे समय से सुर्खियों में रहे हैं। अब इस फैसले के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है और सभी की नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। ये मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब का मामला था जी, और उसमें अकेले मुल्जिम जी पासपोर्ट वाले मामले, उसमें हमारी अपील मंजूर हो गई है और उनको बरी कर दिया गया। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला था क्या? ना अभी बाहर नहीं आ पाए क्योंकि पैन कार्ड वाले मामले में अभी अपील रिवीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट में करना है। उसके बाद उसमें जो भी तय होगा, बेल होगी, उसके बाद ही बाहर आ पाएंगे। वकील आजम खान का मामला था, क्या रहा पूरा बात बताइए जी। क्या रहा आजम खान वाले मामले में पूरे? ये 2 पासपोर्ट कहते हुए एक मामला दर्ज कराया गया था कि अब्दुल्ला आजम खान ने 2 पासपोर्ट जारी किए गए अलग अलग डेट ऑफ बर्थ से और उनको आईडी के रूप में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभियोजन पूरी तरह से अपने मामले को साबित करने में नाकाम रहा। ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को सेशन कोर्ट ने पलटा है। माननीय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने इस फैसले को पलटा ट्रायल कोर्ट के और अपील हमारी मंजूर कर ली। ये मोहम्मद
वहीं मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच अब बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है। सीबीआई ने पूर्व जिला जज और ट्विशा की सास गरीबाला सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ का दायरा और बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई ने भोपाल स्थित गरीबाला सिंह के घर पहुंचकर कई घंटों तक पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब विशेष सीबीआई अदालत ने गरीबाला सिंह और ट्विशा के पति समर्थ सिंह को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है ताकि मौत से पहले के घटनाक्रम, कथित प्रताड़ना, डिजिटल रिकॉर्ड, आर्थिक लेन देन और परिवार के अंदरूनी विवादों से जुड़े सवालों का जवाब मिल सके। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद यह मामला पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन गया था। परिवार की ओर से दहेज, प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच एजेंसी अब मोबाइल डेटा, चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों की भी गहन जांच कर रही है। इस हाई प्रोफाइल मामले में हर नई कार्रवाई के साथ कई नए सवाल भी सामने आ रहे हैं। अब सबकी नज़र सीबीआई की पूछताछ और आगे की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी से ट्विशा शर्मा मौत की असली तस्वीर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। शहर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने कई दिनों से पड़ रही गर्मी का असर कम कर दिया। दक्षिण कोलकाता समेत कई इलाकों में काले बादल छाए और इसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चली तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से कोलकाता और आसपास के इलाकों में गर्मी और उमस लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। हालांकि मौसम के इस बदलाव के बाद सड़कों पर लोगों के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी। कई इलाकों में जलभराव की भी खबरें सामने आई, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बारिश का स्वागत किया। मौसम विभाग ने पहले ही राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई थी। फिलहाल मौसम सुहावना होने से लोगों की तपती गर्मी से राहत मिल गई है और आने वाले दिनों में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों देशों के वार्ताकार एक समझौता पत्र यानी कि एमओयू के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। हालांकि अभी दोनों पक्षों की अंतिम मंजूरी बाकी है। जानकारी के अनुसार इस संभावित समझौते के तहत मौजूदा युद्ध विराम को 60 दिन तक और बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विस्तृत बातचीत जारी रहेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस ने भी इस दिशा में प्रगति की पुष्टि की है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ और समय लेकर इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान की तरफ से अभी अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है। मध्यस्थता प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बातचीत आगे बढ़ी जरूर है, लेकिन अभी कई मुद्दों पर अंतिम सहमति बनना बाकी है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, यह संभावित समझौता दोनों देशों के बीच टकराव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या अमेरिका और ईरान वास्तव में इस समझौते को अंतिम रूप देकर लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम कर पाएंगे। उधर चीन एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत को लेकर दुनिया का ध्यान खींच रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों और सुरक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन शिनजियांग और गांसू के रेगिस्तानी इलाकों में अपने परमाणु मिसाइल नेटवर्क को बड़े पैमाने पर विस्तार दे रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 80 से ज्यादा नए लॉन्च पैड, बंकर, कमांड सेंटर, संचार नेटवर्क और सैन्य सुविधाएं तैयार कर रहा है, जिन्हें उसकी लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि निर्माण हामी परमाणु साइलो क्षेत्र के आसपास किए जा रहे हैं, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में मिसाइल साइलो मौजूद है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपनी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत बनाना चाहता है, ताकि किसी भी संभावित हमले के बाद भी जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता बनी रहे। रिपोर्ट के अनुसार इस ठिकानों पर मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयां और उन्नत संचार नेटवर्क भी तैनात किए जा सकते हैं। चीन लंबे समय से पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति की बात करता रहा है, लेकिन उसकी बढ़ती परमाणु तैयारियों को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव और अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा के बीच ये निर्माण एशिया में सामरिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। चीन की इस बड़ी सैन्य तैयारी ने एक बार फिर वैश्विक परमाणु प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।